नमस्कार प्यारे साथियों। सर्वप्रथम शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करती हूँ और आपका इस नए वीडियो में अभिनंदन करती हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम रचनाओं को कैसे याद करें। बहुत सारे साथियों की समस्याएं होती है, बताते हैं बार बार कि आधुनिक काल में जो रचनाएँ हैं अलग अलग, या तो गद्य की जो विधाएँ हैं उनकी रचनाओं को, या फिर सभी कवियों की रचनाओं को, या फिर एक जैसी रचनाएं हैं सेम सेम नाम की, यानी उसी नाम से कोई कहानी भी है, उसी नाम से कोई उपन्यास भी है, कोई नाटक भी है, ऐसी रचनाओं को हम कैसे याद करें। तो साथियों, मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगी कि आप कैसे याद करें। बाकी मैंने तो साथियों देखो बार बार पढ़ के ही याद किया था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कई साथी ट्रिक बना के याद करते हैं। साथियों, हमें भी जब मैंने के.आर. मैयासर का कोर्स लिया था तो के.आर. मैयासर के ऐप पर जो आधुनिक काल है वो किसी एक और सर ने करवाया था, व्याख्याता थे वो भी। रीतिकाल तक तो के.आर. मैयासर ने करवाया था, बाकी का आधुनिक काल एक और ही सर ने हमें पढ़ाया था। तो उसमें वो सर सारे के सारे जो कवि हैं उनकी ट्रिक्स बना के बताते थे साथियों। जैसे एक पूरी उनकी रचनाओं की ट्रिक बना ली, पद्य की हैं। जैसे खासतौर से अगर हम बात करें प्रगतिवाद प्रयोगवाद में, जो बाद में नागार्जुन हैं उनकी बहुत सारी रचनाएँ हैं, या फिर केदारनाथ अग्रवाल हैं। आधुनिक काल में रचनाएं ज़्यादा मिलती हैं साथियों में, तो वहाँ हमें ट्रिक से याद करवाते थे वो सर। तो साथियों, मुझे तो कभी ट्रिक मेरे पल्ले नहीं पड़ी। ट्रिक मैंने सिर्फ तार सप्तक की बनाई थी साथियों। इसके अलावा मैंने ट्रिक बना रखी थी जो अष्टछाप के कवि थे भक्ति काल में, उनकी बना रखी थी। इसके अलावा जैसे भारतेंदु जी हैं तो इनकी मैंने जो नाटक है इनके अनुदित और मौलिक, इनकी मैंने मौलिक नाटकों की एक ट्रिक बनाई थी साथियों। इसके अलावा और मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई साथियों। मेरे तो जो सफलता है उसके पीछे रीज़न बताऊं तो मेरे तो सफलता का रीज़न एक ही है साथियों, बार बार अभ्यास करना, मतलब बार बार रिवीजन करना, बार बार चीज़ों को पढ़ना सुनना। तो साथियों, बहुत सारे साथी ट्रिक बना के याद करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ट्रिक बना के याद करना गलत है, लेकिन साथियों फिर वो ट्रिक इतनी सारी हो जाती हैं कि उस ट्रिक को हम भूल ही जाते हैं कि किसकी ट्रिक थी। मेरे साथ तो ये समस्या होती थी। तो साथियों, पहली बात तो बताऊँ आपको, पहले तो जो विशेष कवि दे रखे हैं, जैसे पिछली बार 2022 में पाठ्यक्रम चेंज हो गया था तो उसमें हमें कुछ विशेष कवि दे दिए गए थे, नाम दे रखे हैं आदिकाल के, भक्ति काल के और रीतिकाल के। तो आप इन तीनों कालों के, तो आधुनिक काल के विशेष कवियों के नाम नहीं दे रखे, लेकिन इन तीनों कालों के तो जो विशेष कवि दे रखे हैं उनकी ही रचनाएँ आपको बहुत अच्छी प्रकार से याद करनी है। इसके अलावा आदिकाल में तो साथियों हमें इतनी ज़्यादा रचनाएँ मिलती ही नहीं हैं। कुछ रचनाएँ हैं जिनको रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाएँ हैं जिनको प्रामाणिक माना है, उनके बारे में ही हमें ज़्यादा पढ़ना है। बाकी साथियों आदिकाल में इतनी ज़्यादा रचनाएँ नहीं मिलती हैं हमें। उसमें तो हमें अलग अलग प्रवृत्तियाँ हैं, शुक्ल जी ने कौन सी क्या मानी है, कितने भागों में बांटा है, उसको ज़्यादा पढ़ना है साथियों में। इसके बाद अगर बात करूँ भक्तिकाल की, तो भक्तिकाल में फिर हमें रचनाएँ मिलती हैं। भक्तिकाल कई भागों में बट जाता है, निर्गुण सगुण, लेकिन उसमें भी फिर रचनाएँ ज़्यादा नहीं हैं साथियों, रचनाएँ कम ही मिलती हैं। फिर रीतिकाल में थोड़ी सी समस्या आती है साथियों। रीतिकाल में बहुत सारी एक जैसी सी रचनाएँ मिलती हैं हमें, लेकिन उसमें भी अगर आप तीनों भागों में अलग अलग रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त तीन धाराएं थी अलग अलग। तो उन तीनों धाराओं के कवियों को आप मुख्य जो कवि हैं, जैसे बिहारी है उसको आपने खास तौर पे पढ़ लिया। जैसे साथियों हमें नाम भी दे रखा है, आदिकाल में तो हमें चंद्रबरदाई और नरपति नाल है। इन दोनों को अच्छी प्रकार से याद करना। जैसे चंद्रबरदाई का तो पृथ्वीराज राष्ट्र, तो उसको किसने प्रामाणिक माना, किसने अप्रामाणिक माना, किसने अर्ध प्रामाणिक माना, उसमें कितने क्या भागों में बांट रखा था, कितने सर्गों में था, कितने छंद थे, इस चीज़ को हमें डिटेल से याद करना। नरपति नाल जो है परमाद राष्ट्र, इनका साथियों इनकी क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इन रचनाओं को हमें अच्छे से याद करना है, इन दो कवियों पर विशेष फोकस रखना है हमें। इसके बाद भक्तिकाल में जैसे कई कवि दे रखे हैं, कबीर, तो कबीर की तो हमें रचना पता है साथियों एक ही है, बीजक, उसके 3 भाग हैं। तो कबीर को तो हमें वैसे ही अच्छे से पढ़ना है। इनकी जो लेखन की पद्धति, मतलब उनकी लेखन का तरीका था, लिखा तो उन्होंने था ही नहीं, इन्होंने तो सिर्फ मुँह से बोला था, लेकिन इनकी भाषा कौन सी थी विशेष तौर से उसी बात पर हमें ज़्यादा फोकस करना है साथियों। फिर दादू है तो दादू की भी ज़्यादा रचनाएँ मिलती नहीं, दादू ने खुद ने तो लिखा ही नहीं था, इनके जो शिष्य थे उन्होंने रचनाओं का संकलन किया था। इनकी भी 2-3 रचनाएँ हैं। फिर सुपिकाओं में साथियों जायसी और मंजन हैं, तो इनकी भी ज़्यादा रचना है नहीं। फिर तुलसीदास जी हैं साथियों, तुलसीदास जी को आपको बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ना है। तुलसीदास की 12 रचनाएँ प्रामाणिक मानी जाती हैं। उसमें आपको पता होना चाहिए कौन सी रचना अवधि में लिखी गई है, कौन सी ब्रज में लिखी गई है, लगभग कौन सी कितने कांडों में विभक्त है। बालकांड मतलब उसको तो आपको पढ़ना ही है। रामचरितमानस को तो अलग से अच्छे से उनमें कौन कौन से कांड दिए गए हैं, कौन सा पहला था, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, लेकिन 12 रचनाओं में आपको ये पता होना चाहिए कौन सी अवधि की है, कौन सी ब्रज की है,
कौन सी कब लिखी गई थी, किसको कांडों में विभक्त किया गया है, किस में किस चीज़ का वर्णन। तुलसीदास को साथियों आपको बहुत गहराई से अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है। इसकी आप चाहो तो ट्रिक बना सकते हो, जैसे मैंने तो बना रखी थी साथियों से समझ के बना रखी थी, तो आप भी इसको अलग से जैसे अवधि की रचनाएं हैं उनको याद कर लो। आप 6 अवधि की हैं, 6 ब्रज की हैं, तो अवधि की रचनाएं याद कर लो, फिर 6 ब्रज की अपने आप बच जाएंगी। तो साथियों ऐसे समझ समझ के याद करोगे, खुद से रिलेटेड किसी चीज़ से जोड़ के, जैसे खुद की जन्म तिथि है उससे संबंधित कोई है, बच्चों की जन्म तिथि है उससे संबंधित आप किसी चीज़ से रिलेटेड करके उसको जोड़ के याद करोगे ना, तो साथियों याद हो जाएगी। अगर आपको ट्रिक बनानी अच्छी लगती है, आप कहीं से पढ़ रहे हो वहाँ से आपको ट्रिक द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो और भी अच्छी बात है साथियों, आपको ट्रिक याद होती है तो। लेकिन आप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे आपको ये लगेगी कि सारी रचनाएं एक जैसी सी हैं, मुझे तो याद नहीं हो रही। लेकिन साथियों हमें पता है, हमें कोई लिख के तो आना नहीं है, हमें तो ऑप्शन मिलेंगे 4, उन ऑप्शनों में से चारों में से साथियों आप आराम से एक उत्तर तक पहुंच जाओगे। अगर आपका पाठ्यक्रम अपने 4 से 5 बार पढ़ा है अच्छे से, तो उसको रचनाओं को ट्रिक से रटने की ज़रूरत नहीं है साथियों। जितना हम जोर लगाते हैं रचनाओं पर, उतना रचनाओं पर गहराई से प्रश्न आते नहीं हैं, क्योंकि साथियों बहुत सारी डिटेल है पाठ्यक्रम में, बहुत कुछ है उनसे पूछने के लिए, हमसे पूछने के लिए। तो एक एग्जामिनर होता है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं साथियों, तो वो रचनाओं पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है जितना हम सोचते हैं कि इतना ज़्यादा गहराई से पढ़ें, उसको ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। जरूर पढ़ते समय में ये जरूर होता है कि यहाँ से ये पूछ सकता है, लेकिन साथियों आप पीछे के प्रश्न पत्र देखना उठा के कि कौन सी रचनाएं पूछ रखी हैं, आप देख लेना। लगभग 1-2 रचनाएं इतनी मुख्य होती है उनको ही घुमा फिरा कर हर बार पूछ लिया जाता है। तो पीछे की तो आप भक्ति आदिकाल की तो बिल्कुल चिंता ना करें, इन 2 कवियों को ढंग से पढ़ लें साथियों। भक्तिकाल में फिर मैंने आपको बताया तुलसीदास को अच्छे से पढ़ लें और सूरदास को अच्छे से पढ़ लें साथियों, ये 2 तो बहुत मुख्य हैं। इसके अलावा जायसी मंजन की ज़्यादा रचनाएं हैं नहीं, और दादू और कबीर की भी साथियों कमी रचनाएं हैं, इनकी तो आपको बस बादशाह की वो विशेषताएँ पता होनी चाहिए। इसके अलावा मीरा की भी 3-4 रचनाएं मुख्य हैं। नंददास की साथियों फिर कुछ रचनाएं ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी रचनाएं की आप एक ट्रिक बना सकते हो, या फिर 4-5 बार रचनाओं को पढ़ लोगे तो याद हो जाएंगे आपको नंददास की। इसके बाद रीतिकाल में साथियों मुख्य कवि दे रखे हैं हमें देवभूषण बिहारी घनानंद। तो बिहारी की तो साथियों एक ही रचना थी, उसी को पढ़ना है। बिहारी के तो हमारे 2 भी हैं 25 हमारे पाठ्यक्रम में। उसके अलावा घनानंद की साथियों 6-7 रचनाएं मुख्य हैं, उनको ही आपको याद करना है। देव की साथियों फिर कुछ ज़्यादा रचनाएं हैं, तो देव की रचनाओं को भी आपको अच्छे से याद करना है। भूषण की भी साथियों 4-5 रचनाएं मिल जाएंगी आपको, तो ज़्यादा आपको जो विशेष कवि दे रखे हैं उन पर ही फोकस करना है। उसके बाद साथियों हमारा आधुनिक काल आ जाता है। तो आधुनिक काल में आप जैसे भारतेंदु से लेकर चलोगे तो भारतेंदु काल में 7 से 8 मुख्य कवि हैं साथियों। भारतेंदु की रचनाओं को आप बहुत अच्छी प्रकार से याद कर लो। बाकी भारतेंदु काल में जो पत्र पत्रिकाएं छपी थी उन पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक भारतेंदु काल की प्रवृत्तियां और भारतेंदु काल में निबंधों पे ज़्यादा जोर था साथियों, क्योंकि कहानी तो बाद में आई थी, निबंध नाटक इन पर ज़्यादा जोर था। तो साथियों इनसे संबंधित क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। फिर आप द्विवेदी युग में आते हैं, तो द्विवेदी युग में साथियों द्विवेदी जी की खुद की तो कोई रचना इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा और बाकी के जो द्विवेदी युग के कवि हैं उनमें से आप प्रमुख कवियों की मैथिली शरण गुप्त जी हैं, दिनकर जी हैं, दिनकर तो बाद में आते हैं लेकिन मैथिली शरण गुप्त हैं, और इनमें से जो प्रमुख कवि हैं उनकी 4-5 प्रमुख कवियों की आप याद कर लो साथियों। फिर छायावाद में जो 4 छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे, प्रसाद पंत, निराला, महादेवी जी, इन चारों की रचनाओं को साथियों आपको अच्छे से याद करना है। ये कई बार जैसे अभी पिछले 2 सालों में तो जो एग्जाम हुए हैं 2020 में और जो 22 में हुआ था, उसमें तो साथियों ट्रिक से मतलब क्रम से प्रश्न नहीं पूछे गए। उससे पहले 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें साथियों क्रम से पूछे गए थे कि कौन सी रचना पहले प्रकाशित हुई थी, कौन सी बाद में। तो आपको विशेषकर जो छायावाद के कवि हैं, और छायावाद में साथियों चारों जो प्रमुख स्तंभ है ना, उनकी रचनाओं के आपको सन याद होने चाहिए साथियों, कि उनकी कौन सी पहली रचना थी, कौन सी अंतिम रचना थी। तो आप उसमें पहली रचना याद कर लो साथियों, 1-2 का बीच में आप सन याद कर लो, उसके बाद लास्ट की रचना याद कर लो आप। तो फिर आप वहाँ देखोगे तो आपको 4 रचनाएं दी गई मिलेंगी। तो आपको अगर प्रथम और लास्ट पता होगी तो साथियों आप उत्तर तक पहुँच जाओगे। ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि क्रम से पूछे जाते हैं। तो साथियों आप छायावाद में, फिर छायावाद के बाद जैसे छायावादोत्तर काल आता है तो उसमें आप बच्चन जी को अच्छे से याद कर लो, दिनकर जी को अच्छे से याद कर लो। फिर प्रगतिवाद में साथियों नागार्जुन मुख्य हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, मतलब हर युग में 2-2 4-4 कवि हैं। फिर प्रयोगवाद में जैसे अज्ञेय जी हैं, तो अज्ञेय जी की रचनाएँ हैं, नाटक हैं, कुछ उपन्यास हैं उनके, तो उनको आप अच्छे से याद कर लो साथियों अज्ञेय को। उसके बाद कुछ कवि आपको तार सप्तक में कुछ ही मुख्य मिलेंगे, खास करके साथियों राजस्थान के जो कवि हैं तार सप्तक में शामिल, उनकी रचनाओं को आप याद कर लो। तो ऐसे करके साथियों आप 2 से 4 बार उन रचनाओं को पढ़ोगे ना तो याद हो जाएंगे। जैसे रीतिकाल की एक जैसी सी रचनाएं थी साथियों बहुत सारी, तो मैंने तो एक जैसी रचनाओं को एक जगह लिख लिया था। जैसे श्रृंगार बत्तीसी है, श्रृंगार सागर है, श्रृंगार विलास है, सुंदर श्रृंगार है, तो ऐसे नाम करके साथियों बहुत सारी रचनाएं रीतिकाल में एक जैसी नामों की मिलती हैं। तो उनको तो मैंने साथियों ऐसे एक जगह इकट्ठा लिख रखा था मैंने, और उठते बैठते जैसे निगाह बार मैं उनको देख लेती थी। इसके अलावा कुछ रचनाएं जैसे रस रहस्य नाम से ज़्यादा हैं, रस रहस्य, रसारणव, रस विलास, रस पीयूष निधि, रस प्रबोध, तो ऐसे जो एक जैसे नाम की रचनाएं हैं ना साथियों, उनको आप एक जगह लिख लो जो रीतिकाल की हैं उनकी। तो उसके बाद आप आधुनिक काल में साथियों जैसे चार जैसे हमें गद्य की विधाएं मिलती हैं,
तो गद्य की विधाओं में साथियों 4 ही विधाएं जो है वो प्रमुख हैं, नाटक, निबंध, कहानी और उपन्यास। बाकी तो साथियों थोड़ी थोड़ी रचनाएं मिलती हैं, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, आत्मकथा। इनको तो साथियों आपको मुख्य मुख्य चीज़ें ही पता होनी चाहिए। जैसे प्रथम आत्मकथा कौन सी थी, कौन से लेखक थे जिन्होंने प्रथम आत्मकथा लिखी थी, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, प्रथम, इनको तो आप थोड़ी थोड़ी याद करनी है साथियों। लेकिन आपका ज़्यादा फोकस 4 विधाओं पर होना चाहिए। सबसे पुराना नाटक है, जैसे फिर उपन्यास है, निबंध है, कहानी है, तो इनको साथियों आपको गहराई से पढ़ना है। और जो आधुनिक काल के कुछ कवि हैं, जैसे उनके उपन्यास हैं, तो उनको उपन्यासों की आप एक अलग से ट्रिक बना लो। प्रमुख उपन्यासों के साथियों सभी नहीं पूछे जाते हैं। आप देखोगे नागार्जुन के उपन्यास कई बार पूछे जाते हैं, अज्ञे जी के उपन्यास पूछे जाते हैं, तो आप उनके 3-3, 4-4 उपन्यास हैं, उनको उपन्यासों को अलग लिख लो साथियों। निबंध जो हैं ये बाद में आधुनिक काल में कम ही लिखे गए हैं, शुरुआती भारतेंदु युग में ज़्यादा लिखे गए थे साथियों निबंध। या फिर जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध मिलते हैं, शुक्ल जी के मिलते हैं। तो एक साथियों आपको शुक्ल जी को बहुत अच्छी प्रकार से तैयार करना है, इस बात को ध्यान रखना साथियों। शुक्ल जी को तो आपको ये मानो कि आपको शुक्ल जी की तो जन्म मृत्यु, उन्होंने जो इतिहास ग्रंथ लिखा था उसके बारे में और उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में साथियों आपको खूब डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि कोई ऐसा प्रश्न पत्र नहीं होता जिसमें शुक्ल जी से 1 से 2 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसके अलावा तुलसीदास जी हैं, कबीर जी हैं, प्रमुख हैं साथियों जिनसे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपको तार सप्तक हैं 4, उन तार सप्तकों के आपको टोटल कवि उनके आप ट्रिक बना लो, पता होना चाहिए कौन से तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल था। इसके अलावा जैसे कष्ट छाप है, ऐसे ही साथियों एक जैसे बहुत जैसे आधुनिक काल में आके पत्रिकाएं थी साथियों, मुख्य रूप से जो कि भारतेंदु युग में ज़्यादा पत्रिकाएं छपी थी, तो वहाँ उस युग में 7-8 मुख्य कवि हैं, उनकी आपको पत्रिकाएं याद होनी चाहिए साथियों। तो इस प्रकार से आप साथियों समझ कर, मैंने तो ऐसे पढ़ा था, मैंने कभी किसी चीज़ की ट्रिक नहीं बनाई, 2-3 ट्रिक बनाई थी, मैंने आपको बता दी है साथियों। बार बार आप साथी पूछते हो कि आधुनिक काल में विधाएं याद नहीं होती, रचनाएं याद नहीं होती, तो साथियों आपको ट्रिक से आसान लगता है तो आप ट्रिक बनाकर याद कीजिए। नहीं तो आप अगर अपने पाठ्यक्रम को 4 से 5 बार पढ़ लेंगे अच्छे से, तो साथियों आप उत्तर तक आराम से पहुँच जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। मैंने कभी कोई ट्रिक नहीं बनाई थी, मैंने तो बार बार पढ़ा था साथियों। पाठ्यक्रम को भी हमेशा हाथ में पेन रहता था, सामने रफ कॉपी रहती थी, लिखते समय जैसे एक जैसी रचनाएं हैं तो उनको 3-4 बार लिख लिया साथियों। जैसे मैंने सोचा नागार्जुन की रचनाएं लिखनी है बार बार, तो मैंने उनको 1-2 बार लिख लिया, बार बार मन में दोहरा लिया। पर ये नहीं है साथियों कि मेरे कंठस्थ हो गई थी, मेरे किसी भी कवि की रचनाएँ कंठस्थ नहीं हुई थी साथियों। जैसे बहुत सारे साथी ट्रिक बना के उसको कंठस्थ कर लेते हैं, अंगुलियों पे बता देते हैं साथियों, मेरे तो नहीं हुई थी, मैं सच्चाई बता रही हूँ। लेकिन आप देख लेना, पीछे के प्रश्न पत्र उठा के देखोगे तो आपके समझ में आ जाएंगे साथियों। रचनाओं का जितना हुआ बनाया जाता है, एक कहीं कोचिंग वगैरह में जाते हैं तो वहाँ हमें सारे कवियों के जन्म मृत्यु याद कराए जाते हैं। तो साथियों आप पीछे के प्रश्न पत्र उठा के देखना। 2016 में जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें एक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म पूछ रखा साथियों, बाकी किसी भी कवि का जन्म मृत्यु कभी नहीं पूछते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना साथियों, आपको जन्म मृत्यु नहीं रटने हैं किसी के भी। और जो प्रमुख कवि हैं जैसे तुलसीदास जी हैं, कबीर जी हैं, तो इनके जन्म मृत्यु आप 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे साथियों। जैसे प्रमुख कवि हैं, अगर आप 4 के करते हो, जैसे छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, इनके करते हो, मैथिली शरण गुप्त हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, भारतेंदु जी हैं, इनके साथियों आप याद कर सकते हो कुछ के। तो ये साथियों थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के लिए थी कि आप कैसे किस प्रकार से याद कर सकते हैं साथियों। इतना ज़्यादा हुआ ना बनाएं कि रचनाएं याद नहीं हो रही। आप बार बार किसी चीज़ को पढ़ोगे तो भले ही आपको ये लगता है कि मुझे याद नहीं हो रही, लगता मुझे भी यही था, लेकिन फिर प्रश्न में जब प्रश्न आता है ना साथियों, तब हम आराम से 4 तक पहुँच जाते हैं। हमें पता चल जाता है ये उपन्यास है, ये कहानी है, ये नाटक है, ये निबंध है। वहाँ भी अगर हमें से एक ही कवि की पूछेंगे साथियों तो आप अलग से पहचान जाओगे। ऐसा नहीं है कि वो एक प्रश्न में और एक ही नाम की 4 रचनाएं देंगे और उसमें से पूछेंगे इसमें से कौन सा नाटक है, कौन सा निबंध है। ऐसा नहीं होता है साथियों। प्रश्न बनाने की भी एक लिमिट होती है, उसकी भी कुछ शर्तें होती है साथियों। ऐसा अटपटा क्वेश्चन नहीं बनाया जाता। जैसे कई साथी कहते हैं कि एक ही नाम की अलग अलग विधाओं की रचनाएँ हैं, तो साथियों एक ही विधा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, एक कवि की पूछे जाएंगे तो आपको 4 रचनाएं दी जाएंगी। उसमें से ऐसे पूछा जाएगा निबंध में से, जैसे नगेंद्र की पूछ लिया आपसे, निबंध में से किसी भी कवि की ये निबंध में से कौन सी कहानी नहीं है, तो साथियों उसमें से आपको 3 तो कहानियाँ दी गई मिलेंगी, एक उनका उपन्यास मिल जाएगा। तो अब अलग से आराम से पहचान लोगे अगर आपने 3 से 4 बार पाठ्यक्रम को पढ़ लिया है तो। और वैसे भी साथियों बहुत सारा लंबा टाइम मिला है, तो मेरा ये मानना है कि 4-5 बार तो आपका पाठ्यक्रम आराम से हो गया होगा साथियों। तो आप पढ़ते रहें साथियों, बार बार आपको ऐसे ही लगता रहेगा कि याद नहीं हो रहा है। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं अभी राजस्थान कला और संस्कृति के जो वीडियो नोट्स थे वो डाल रही हूँ साथियों। उसके बाद मैं पहले स्नातकोत्तर स्तर वाले जो 10 बिंदु हैं उनके नोट्स डालूंगी, हिंदी में फर्स्ट ग्रेड के लिए जो 10 बिंदु हमें स्नातकोत्तर स्तर के हैं उनके डालूंगी। उसके बाद साथियों काव्य शास्त्र के नोट्स डालूंगी। उसके बाद अगर आप लोगों की होगी मांग तो उसके बाद मैं शुरू से लेकर साथियों लास्ट तक के जो बाकी का जो मैटर बचता है हिंदी साहित्य इतिहास का वो भी डाल दूँगा। लेकिन सबसे पहले स्नातकोत्तर स्तर के जो 10
बिंदु दे रखे हैं 10 टॉपिक उनके डालूंगी। उसके बाद साथियों काव्य शास्त्र के, लेकिन एक बार कुछ 2-4 दिन लगेंगे। राजस्थान की कला और संस्कृति के जो मैंने नोट्स बनाए थे अजय चौधरी सर के ऐप से, फर्स्ट ग्रेड में कला संस्कृति जुड़ने के बाद वो नोट्स मैं अब डाल रही हूँ साथियों। और मैंने फर्स्ट ग्रेड का मनोविज्ञान डाल दिया है पूरा, अजय चौधरी सर से कोर्स लिया हुआ था उसके बनाए हुए थे। और 15% जो हिस्ट्री के आते हैं फर्स्ट ग्रेड में उसका भी अजय चौधरी सर से कोर्स लिया हुआ था, वो नोट्स थे अजय चौधरी सर के, वो डाल दिए हैं साथियों। और जो डाल रही हूँ वो भी अजय चौधरी सर के ही हैं। तो साथियों मेहनत करते रहिए, इतना ही कहूँगी। बार बार आप कोशिश करते रहिए, ज़रूर सफल हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।